बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। 4 क्वेश्चंस को हमने आंसर किया था। 4 से जो अगले क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड हैं, चूँकि ये रिलेटेड हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन के साथ, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ बाई यूजिंग विंड डिफ्लेक्टर्स ऑन द टॉप ट्रक कैब्स रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। कह रहा है कि जो ट्रक्स हैं उनके टॉप पे जो कैब्स बने हुए होते हैं, जो उन पर जो विंड डिफ्लेक्टर्स हमने लगाए हुए होते हैं, वो फ्यूल एफिशिएंसी को, फ्यूल कंजप्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो विंड डिफ्लेक्टर्स हैं ये कैसे फ्यूल कंजप्शन को कंट्रोल करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले विंड डिफ्लेक्टर्स की, कि जो ट्रक के कैबन्स के ऊपर जो लगाए गए होते हैं विंड डिफ्लेक्टर्स। हम ये जानते हैं कि जितना किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना उसे ज़्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पर डायरेक्ट इसकी डिपेंडेंस है। इसी तरह से ये स्पीड पे भी डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स की। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर ट्रक को ज़्यादा स्पीड पे चलना है तो इसका मतलब उसे ज़्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा, इसका मतलब है उसके इंजन को पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जब उसके इंजन को पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि इंजन को पहले से ज़्यादा पावर डिलीवर करना पड़ेगी। तो जब उसे पहले से ज़्यादा पावर डिलीवर करना पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि फ्यूल कंजप्शन, जो फ्यूल हमारा यूज़ होगा वो पहले से कुछ ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम ट्रक का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इसे इंक्रीज़ करने की वजह से ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम उसे क्या करते हैं, साथ में उसकी स्पीड भी बढ़ा देते हैं, तो ड्रैग फोर्स मज़ीद बढ़ जाएगी। तो हम अब ये करना चाह रहे हैं कि हम अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा दें या फ्यूल कंजप्शन को कम कर दें। तो फ्यूल कंजप्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, विंड डिफ्लेक्टर्स लगाएंगे। तो जब हम विंड डिफ्लेक्टर्स लगाएंगे, तो विंड डिफ्लेक्टर्स के लगाने की वजह से जो विंड होगी वो कम हवा का या कम विंड का सामना करना पड़ेगा। एक ट्रक को विंड जब डिफ्लेक्ट होगी तो ट्रक को कम से कम एयर ड्रैग का सामना करना पड़ेगा। तो जब ट्रक को कम से कम एयर ड्रैग का सामना करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि अब उसके इंजन को पहले से कम फोर्स लगाना पड़ेगी, पहले से कम वर्क करना पड़ेगा, पहले से कम उसे पावर डिलीवर करना पड़ेगी। तो जब वो पहले से कम पावर डिलीवर करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो पहले से कम फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। तो विंड डिफ्लेक्टर्स के लगाने से आप यूँ कर लीजिए कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द ट्रक जो है वो इफ़ेक्टिवली क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसके डिक्रीज़ होने की वजह से जो ड्रैग फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ड्रैग फोर्स के डिक्रीज़ होने की वजह से जो इंजन है गाड़ी का, उसे कम वर्क करना पड़ेगा। जब उसे कम वर्क करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि उसका इंजन जो है कम पावर डिलीवर करेगा। तो जब उसे कम पावर डिलीवर करना पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी पहले से कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि विंड डिफ्लेक्टर्स के लगाने से जो फ्यूल कंजप्शन है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि NMD कैट में भी पूछा जाता है, ईटा बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो इसे हम आंसर करने लगे हैं। तो पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 8 रेन ड्रॉपलेट्स हैं, 8 रेन ड्रॉपलेट्स, और उनकी टर्मिनल वेलोसिटी इंडिविजुअली है 4 मीटर पर सेकंड। अगर ये इस तरह से होता है कि ये 8 ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाते हैं और एक ही बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं, तो अगर ये एक ही बड़ा ड्रॉपलेट बना लेंगे, तो इनके एक ही बड़े ड्रॉपलेट बनने की वजह से बताइए कि इनकी जो नई टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे
कि जो ड्रॉपलेट्स हैं इनका कम्बिनेशन हो कैसे सकता है, इनका कम्बिनेशन होगा तो क्या क्या चेंजेस सामने आएंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये 8 ड्रॉपलेट्स थे, जब ये आपस में गिर के एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाएंगे तो इनके बड़ा ड्रॉपलेट बनाने से क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि जब 8 ड्रॉपलेट्स, इस तरह से मैं बनाता हूँ यहाँ पे 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 ड्रॉपलेट्स हैं जिनका मैस सेम है, रेडियस सेम है, और चूँकि रेन ड्रॉपलेट्स एंड डेंसिटी भी इनकी सेम होगी, तो जब ये 8 ड्रॉपलेट्स मिलके हमें एक ही बड़ा रेन ड्रॉपलेट दे रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि इन 8 ड्रॉपलेट्स ने मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना दिया जिसका जो मैस है वो पहले की निस्बत 8 गुना ज़्यादा है। अब ये हमारे पास जो मैस है ये 8 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रेन ड्रॉपलेट्स। तो देखेंगे अब हम कि जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होगी इस नए बनने वाले ड्रॉपलेट की ये क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखेंगे कि जो सेम मटेरियल के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे उनके लिए हम टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या यूज़ करते थे। तो देखते हैं हमारे पास सेम मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स के लिए जो फार्मूला था वो था 2ρg r² ओवर 9 ईटा। इसमें अगर हम देखें तो ये एयर में से पास कर रहे हैं तो ईटा भी इनका जो है वो सेम है। जो ये 8 के 8 ड्रॉपलेट्स हैं पानी के ये बने हुए हैं तो डेंसिटी भी इनकी कांस्टेंट है। जी की वैल्यू भी हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, 2 तो यहाँ पे पहले ही कांस्टेंट है। तो हमें ये पता चलेगा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ज़रा देखिए कि रेडियस के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर हमें रेडियस का पता होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बता देते कि टर्मिनल वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी, कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है वो भी हम बता देते। लेकिन हमें अभी इनके रेडियस के बारे में नहीं पता कि इनका रेडियस कितना इंक्रीज़ हुआ, हमें तो सिर्फ इनके मैस का पता है कि ये 8 के 8 रेन ड्रॉपलेट्स जब मिले हैं तो इनका मैस जो नए ड्रॉपलेट का है वो 8 टाइम्स ऑफ द मैस ऑफ द इंडिविजुअल ड्रॉपलेट हो चुका है। तो रेडियस के बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो मैस है ये डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, यानी डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वहाँ से हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं। और वॉल्यूम की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए तो वो है 4/3 पाई r³। तो इसमें 4/3 पाई और रो को हम कांस्टेंट अगर ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि मैस जो है ये रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसे कन्वर्स बात कर लूँ इसकी तो r³ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। तो यहाँ पे अब एक और बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका स्क्वायर क्यूब रूट लेता हूँ, क्यूब रूट लेंगे तो ये बन जाएगा r³ 1/3। इस साइड पे भी क्यूब रूट हम ले लेते हैं, ये भी बन जाता है 1/3। तो इसका 3 के साथ कैंसिल, तो r जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया m 1/3 के। अब ये रेडियस का तो इसके साथ m 1/3 यानी रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के क्यूब रूट के। अब हमने यहाँ पे जो देखना है ये है vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², यानी हमें r² की वैल्यू चाहिए। तो r² की वैल्यू के लिए हम इस यहाँ पर दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m 2/3, यानी जो रेडियस का स्क्वायर है वो m 2/3 के इक्वल है। सो मैं यहाँ पे जहाँ पे r² लिखा हुआ है मैं इसे लिख सकता हूँ vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² और r² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m 2/3 के। सो जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m 2/3 के। तो अब हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पहले इसकी टर्मिनल वेलोसिटी थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास है, उसे मैं v1 कह लेता हूँ और वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो नई जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी वो देखते हैं। नई वेलोसिटी के लिए पहले देखिए जो मैस था उसे हम कह लेते हैं m, और अब जो मैस है उसे हम कह रहे हैं 8m, और जो अब की टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो हम फाइंड करने जा रहे हैं, उसे हमने नाम दे दिया है v2 का। तो ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बात की है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m 2/3 के। तो मैं इसे यूँ लिख लेता हूँ, vt की जगह पे मैं v1 कह लेता हूँ।
और ये इक्वल आ जाता है के एम 2/3, एम के साथ में मैं 1 लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय एक V2 के लिए भी लिख लेते हैं के M2 2/3। तो ये हमारे पास दो वेलोसिटीज़ आ गई। हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा V1/V2 इज इक्वल टू के M1 2/3 के M2 2/3। तो k को k के साथ हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बाकी बचेगा V1/V2 इज इक्वल टू M1 2/3 M2 2/3। हमें वैल्यू स्टूडेंट्स चाहिए थी V2 की। V2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी को रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरह से, V1 M2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और M1 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और V2 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। हमें V2 की वैल्यू चाहिए थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे M2 M1 और V1 की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। M2 की अगर हम बात करें तो M2 को हमने कहा था जी कि ये किसके इक्वल है, 8M के। तो मैं इसे लिख रहा हूँ V2 इज इक्वल टू M2 की जगह पे लिख रहे हैं 8M, और इसकी पावर है हमारे पास 2/3 डिवाइडेड बाय M1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, M, ये आ गया हमारे पास M, और इसकी पावर भी है 2/3। V1 उसी तरह से साथ में हम लिखा हुआ रहने देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों की पावर चूँकि सेम है, जब दोनों की पावर सेम है 2/3, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 8M/M 2/3 इंटू V1। अब देखिए M के साथ कैंसिल हो जाएगा, M के साथ कैंसिल हो गया, तो इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, V2 इज इक्वल टू 8 2/3 इंटू V1। अब ज़रा देखिए, क्या 8 को मैं 2⁻³ लिख सकता हूँ? 2⁻³ कैसे, कि ये 8 है जैसे, तो इसे 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर क्या बनेगी, 3। तो ये बन गया हमारे पास 2/3, साथ में V1 उसी तरह से, तो 3 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बचा है V2 इज इक्वल टू 2⁻² इंटू V1, यानी कि ये बन गया हमारे पास 4 × V1। तो अगर मैं यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दूँ, V1 की जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई थी 4 मीटर/सेकंड, ये देखिए 4 मीटर/सेकंड, तो ये 4 × 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 मीटर/सेकंड। तो ये हमारे पास जो हमारा नया ड्रॉपलेट जो बना था बड़े वाला, उसकी जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 टाइम्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स। अब ज़रा अगर आप देखें तो ये कहाँ से हमने इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट किया और यहाँ तक हम पहुँचे, और मैंने ये आपसे कहा भी कि ये MD-CAT या NMD-CAT और ईटा का क्वेश्चन है, तो इसे अगर हम पेपर में सॉल्व करते रहेंगे तो 10-15 सवालों का जो टाइम है वो हम इसी क्वेश्चन पे लगा देंगे। तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट बना लेते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो नई टर्मिनल वेलोसिटी होगी VT', उसे हम लिख देंगे n, यानी कितने ड्रॉपलेट्स आपने इकट्ठे किए, ⁻² 2/3 इंटू VT टर्मिनल वेलोसिटी। अब ज़रा देखिए हमने कितने ड्रॉपलेट्स की बात की थी, 8 ड्रॉपलेट्स की, तो ज़रा 8 ड्रॉपलेट्स यहाँ पे पुट करके देख लें। 8 को यहाँ पे पुट करेंगे 2/3 VT, तो हमारे पास बच्चे ये बन जाएगा 2⁻³ 2/3, जैसे हमने प्रीवियसली इसे सॉल्व किया, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी इंटू VT, तो ये आ गया 4 × VT, यानी 4 टाइम्स जो है टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से मैं कह देता हूँ कि अब आप जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 8 ना लें, बल्कि आप जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कर लें इस तरह से कि 2⁻, आपके पास वो 6 आ जाए, यानी 64 ड्रॉपलेट्स आप ले लेते हैं, और 64 ड्रॉपलेट्स किसी तरह से वो मिल के एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं। तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा VT' 64 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2⁻6 या 4
इसे इसी तरह से लिख लेते हैं 2⁻⁶, और ये है हमारे पास 2/3 इंटू VT। तो इसको हम इसके साथ कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा, 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू VT, जिसे आप लिख लेंगे 16 VT। तो अब अगर ये 64 ड्रॉपलेट्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसकी नई वो 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस। अब यहाँ पे जो n है ये असल में मैस है कि कितना मैस उसका इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि जो टर्मिनल वेलोसिटी है यहाँ पे उसका रिलेशन जो मैस के साथ बन रहा है दैट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m⁻²/3। अब ये सेम क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स में भी गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 1, लेकिन उसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकंड की बजाय उसने इसकी वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो हम इसे जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं 4 मार्क्स के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फिर तो उसके लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर हम MCQs में करेंगे तो MCQs में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकेंगे, इस तरह से शॉर्टकट के तरीके से 3 या 4 स्टेप्स में हम इसे कंप्लीट कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।